सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, मीडिया में ये खबर आई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कुमार चंद्रशेखर राव, इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई और आपस में मुलाकात होने पर दोनों ने एक ही तरह की बात जहां तक उन्होंने रखी है, तो दोनों ने एक ही तरह की बात रखी, वो है भारत को भाजपा मुक्त बनाना और इसके लिए भाजपा मुक्त भारत अभियान शुरू करना। ये बात दोनों ने रखी। तो इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने कौन कौन सी बात रखी, इसे हम पॉइंट वाइज जानते हैं। सबसे पहले हम नीतीश कुमार जी ने क्या कहा उस बात को हम देखते हैं। पहली बात जो उन्होंने कही कि भाजपा सरकार केवल प्रचार कर रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत के प्रचार तंत्र पर पूरी तरह केंद्र सरकार का कब्जा है और वो एक तरफा प्रचार चल रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। और चौथी बात जो महत्वपूर्ण उन्होंने कही वो है केंद्र सरकार काम कुछ नहीं कर रही है, केवल प्रचार कर रही है। तो नीतीश कुमार जी ने ये बात कही। दूसरी तरफ चंद्रशेखर राव जी जो है, इन्होंने कहा कि हम भाजपा मुक्त भारत चाहते हैं। दूसरा कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट होना होगा। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि किसी भी हाल में भाजपा को देश से बाहर करना होगा। और चौथी बात कही कि प्रत्येक सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। राज्यों को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस तरह इन दोनों नेताओं ने जो मुलाकात की उसमें ये बातें, इस टाइप की बातें उन्होंने की, जिसको मैंने पॉइंट वाइज बताया। अब इसमें एक और किरदार जुड़ा, जिन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रशेखर राव के जो बातें हुई उसका समर्थन करते हुए अपना स्टेटमेंट दिया है। वो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, जिन्हें राजनीति के गुरु भी कहा जाता है, वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी है। उन्होंने कहा कि एनसीपी भाजपा से मुकाबले के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि विपक्षी दलों ने आपसी मतभेद को बुलाकर एक साथ एकजुट होना चाहिए। तो अब ये जो तीनों नेता है, तीनों बहुजन समाज के नेता है और तीनों राजनीति के एक ऊंचे पायदान पर है और इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए कि हमें भाजपा मुक्त भारत का निर्माण करना है। अब ये जो इनकी चर्चा हुई, इन्होंने जो अलग अलग पॉइंट दिए, तो उस घटनाक्रम को हम एक एक करके सिलसिलेवार समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन नेताओं ने ऐसे अपने स्टेटमेंट क्यों दिए। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं कि इनका कहना है कि प्रचार तंत्र पर केंद्र सरकार का कब्जा है। अब जो बहुजन समाज के सामाजिक कार्यकर्ता है, उन लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जहां तक आप देखेंगे कि ये जो बात आज इन नेताओं द्वारा कही जा रही है, इस बात का प्रचार तो 1980 के दशक में बामसेफ ने किया था। तो बामसेफ ने तो बाकायदा इसके ऊपर विषय बनाया था और विषय था कि भारत का जो मीडिया है वो ब्राह्मण बनिया मीडिया है और इसका पूरे भारत देश में उन्होंने कार्यक्रम लगाकर प्रचार प्रसार किया था, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर डी.के. खापर्डे साहब और मान्यवर दीना भाना साहब की थी। इन्होंने पूरे भारत में प्रचार किया। इसलिए बहुजन समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता है या बामसेफ से जुड़े लोग हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है जो आज की तारीख में नेता बोल रहे हैं। तो उनका कहना है कि प्रचार तंत्र पे पूरा कब्जा किया। ये अगर आज वो कह रहे हैं तो उसका कारण ये है कि बामसेफ ने जो प्रचार किया, बामसेफ ने जो कार्यक्रम लगाए और उस समय जिन लोगों ने अपना बुद्धि, हुनर, समय, श्रम और पैसा उस कार्यक्रम के लिए लगाया, उसका परिणाम है कि आज ये नेता वैसी बोली बोल रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत का जो प्रचार तंत्र है वो केंद्र सरकार के अंडर में है और केंद्र सरकार अपने हिसाब से उसका उपयोग और प्रयोग कर रही है। अब दूसरी बात जो केसीआर या कुमार चंद्रशेखर राव जी ने कही वो है कि भारत की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल होती जा रही है। भारत के जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अब ये जो बात उनके द्वारा कही जा रही है, ये बात भी हमारे लिए नई नहीं है, क्योंकि बामसेफ ने ही सबसे पहले 1991 में जो एलपीजी की नीति लाई गई थी कांग्रेस द्वारा, उस निजीकरण, भूमंडलीकरण और
उदारीकरण की नीति का बड़े पैमाने पर विरोध किया था। उसके खिलाफ में पूरे भारत में कार्यक्रम लगाए, लोगों में जन जागरण किया, धरना किया, रैली किए। फिर बाद में 2003 में इस एलपीजी का सेकंड फेज शुरू कर रहे हैं। इसके ऊपर भी 2003 में जो बामसेप ने राष्ट्रीय अधिवेशन लगाया था उसमें विषय रखे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विषय रखा गया, शिक्षा के निजीकरण का विषय रखा गया, बल्कि ये जो कृषि भूमि है उसका भी निजीकरण करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसकी बात कही गई। तो बामसेप ने तो इसका प्रचार पहले ही किया है कि अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, लेकिन नेता अभी बोल रहे हैं। अब तीसरी बात जो शरद यादव जी ने कही वो महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ये कहना है कि भाजपा को हराने के लिए शरद पवार जी जो है वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने के लिए तैयार है। तो अब इस बात का प्रचार भी आपको याद होगा कि लॉकडाउन के पहले बामसेप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मेश्राम जी, उन्होंने राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा निकाली थी और उस राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा में उन्होंने ये मैसेज दिया था नेताओं को कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए। और जब भी चुनाव आए उन्होंने इस ओर नेताओं का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि इस देश में जो भाजपा जो अनियंत्रित सरकार के रूप में कार्य कर रही है उसको हटाया जा सके। अभी पिछले बार के जो यूपी के चुनाव हुए तो उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि हम लोगों ने मिलजुल कर ही भाजपा को हराया जा सकता है, ना कि अलग अलग रहकर या टुकड़ों में रहकर इसे हराया जा सकता है। तो ये बात शरद पवार जी कह रहे हैं। तो ये जो 2-3 बातें हैं, इन 2-3 बातों से हमें ये समझ में आता है कि नेताओं को भी ये बात समझ में आती है, लेकिन उन्हें तब समझ में आती है जब हम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समाज में इस बात का लगातार प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो अब ये जो घटनाक्रम हुआ या ये जो बड़े बड़े या कद्दावर नेताजी ने कहा जाता है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, उस स्टेटमेंट के पीछे बामसेप और बामसेप के कार्यकर्ताओं ने जो अपना बुद्धि, हुनर, समय, श्रम और पैसा लगाकर जन जागरण किया, ये उसका परिणाम है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जागृति का दीपक निरंतर जलाए रखो। अब बामसेप ने वो जागृति का दीपक निरंतर जलाए रखा। इतनी परेशानी आई, इतनी मुसीबत आई, इतना बामसेप का विरोध भी किया गया, उसके बावजूद वो दीपक जलाए रखा। और उस समय जो बामसेप बातें कह रही थी उसको आज ये मान रहे हैं या उसके समर्थन में एक प्रकार से स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये हमारे बामसेप की बहुत बड़ी सफलता है और इससे हमें ये सबक सीखने को मिलता है, आने वाले भविष्य के लिए भी ये सबक सीखने को मिलता है कि हमने जागृति का दीपक निरंतर जलाए रखना चाहिए। जो बाबा साहब ने बात कही थी वो बात कितनी सार्थक सिद्ध होती है, ये इस घटना से हमें पता चलता है। तो ये सब जो है ये बामसेप के कार्यकर्ता और बामसेप के जो लीडरशिप रही है और बामसेप के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने जो अपना बुद्धि, हुनर, समय, श्रम और पैसा इन कार्यक्रमों के लिए लगाया, जन जागरण के अभियान के लिए लगाया, उनके उस त्याग और परिश्रम का परिणाम है कि आज इन नेताओं को, जिन्हें कद्दावर नेता कहा जाता है, उन्हें वो भाषा बोलनी पड़ रही है, उन्हें उस बोली का उपयोग करना पड़ रहा है। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इसके लिए बामसेप को श्रेय देने की कोई आवश्यकता नहीं है या बामसेप इसके लिए श्रेय लेने लायक वो संगठन नहीं है कि जिसको श्रेय दिया जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी मर्जी, आप जिसको चाहे उसको इस काम का श्रेय दे सकते हो, जिसको चाहे उसको दे सकते हो। बामसेप संगठन और बामसेप के कार्यकर्ता वैसे भी श्रेय लेने के लिए काम तो करते नहीं है, उनका उद्देश्य तो व्यवस्था परिवर्तन है। लेकिन जब कभी आप अपने आप से अगर पूछना कि मान लो कि नीतीश कुमार और केसीआर ये अगर भाजपा मुक्त भारत के अभियान का जो इन्होंने मामला जो बना रहे हैं, अगर आने वाले समय में वो इससे हट जाते हैं, इस अभियान से हट जाते हैं, तो भारत में ऐसा कौन सा संगठन है जो उनके ऊपर दबाव डालेगा कि भाजपा मुक्त भारत अभियान चलाओ? कोई संगठन होगा ना भारत में, कौन सा संगठन है? तो इस सवाल के जवाब में आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि बामसेप 40-45 साल से समाज में प्रचार प्रसार और जन जागरण का अभियान चला रही है, इन विभिन्न मुद्दों पर वो जन जागरण का अभियान चला रही है, तो फिर आज की तारीख में इन नेताओं को ये बात क्यों समझ में आई? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे 40-45 साल से काम कर रहे हो तो उस समय अगर मीडिया का मामला खड़ा किया था 1980 के दशक में, 91 में एलपीजी का मामला खड़ा किया था, तो नेताओं को आज की समझ में आ रही है, उस समय इसका समर्थन कर लेना चाहिए था।
या बामसेफ की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए था। तो ये बात उन्हें क्यों समझ में नहीं आई या आज की तारीख में क्यों समझ में आ रही है, इसके दो महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं जहां तक मुझे समझ में आता है। पहला कारण तो ये है कि इन नेताओं को ब्राह्मणी षड्यंत्र का मैकेनिज्म ही नहीं समझ में आया। अब ये आप लोगों को हो सकता है कि ऐसी बात लग रही हो कि भाई मैं तो छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि ब्राह्मणी षड्यंत्र को समझना ये नेता बनने से अलग चीज है। ब्राह्मणी षड्यंत्र को समझना अलग बात है और बड़े स्तर पे नेता बनना या पॉलिटिकल इसमें नेता बनना, भाषणबाजी करना अलग बात है। दोनों में बहुत अंतर है। तो ब्राह्मणी षड्यंत्र का मैकेनिज्म समझने के लिए मेरा जो वीडियो है, जो मैंने टॉपिक पे बनाया, ब्राह्मणी षड्यंत्र का मैकेनिज्म, तो उस मैकेनिज्म को मैंने वहां विस्तार से डिटेल में आपको बताया है कि ब्राह्मण इस प्रकार से षड्यंत्र करता है कि हमारे लोगों को लगता है कि वो हमारे फायदे का है, लेकिन होता वो हमारे नुकसान का है। वो इस तरीके से षड्यंत्र करता है और इस मैकेनिज्म को समझना बहुत कठिन मामला होता है। इसे मैंने विस्तार से उस वीडियो में बताया है, उसे आप जाके इत्मीनान से देख लीजिएगा, उसमें पूरा विस्तार पूर्वक बताया है। और वो जो षड्यंत्र करते हैं वो आम जनता के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन उस षड्यंत्र में नेता फंसते हैं, जिन्हें आप और हम नेता समझते हैं, एक्चुअल में उन्हें ब्राह्मणी षड्यंत्र का मैकेनिज्म ही समझ में नहीं आता है। तो ये एक पहला कारण है जिसके कारण 40 साल से बामसेफ चिल्ला रहा है, उसके बावजूद नेताओं को समझ में नहीं आई। अब दूसरा कारण जो ये लोग ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसका कारण ये है कि बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना हमारा लक्ष्य है। अब क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना लक्ष्य है, तो इसका एग्जाम्पल भी मिल गया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे या शिवसेना के साथ में उन्होंने क्या किया। वो जो कोई भी रास्ता हो, उचित हो, अनुचित हो, वैध हो, अवैध हो, वो हर प्रकार के रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना चाहते हैं। अब अगर क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त करना चाहते तो क्षेत्रीय पार्टियों के लीडर तो यही सब है, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, चाहे केसीआर हो, चाहे उधर स्टालिन हो, इधर झारखंड में सोरेन हो, सब क्षेत्रीय पार्टियां ही। अब आरएसएस और बीजेपी अगर क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना चाहते हैं, उसके लिए षड्यंत्र करना चाहते हैं या षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रीय पार्टियों के लीडर को तो धक्का लगेगा ना, कान खड़े होंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो अपनी क्षेत्रीय पार्टी बचाने के लिए फिर इकट्ठा तो होना पड़ेगा। ये दूसरा कारण है जिसके कारण उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ये जहां तक है मुझे ऐसा लगता है ये दो महत्वपूर्ण कारण है। पहला कि उनको तो ब्राह्मणी षड्यंत्र का मैकेनिज्म ही समझ में नहीं आया था। दूसरा कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का जब मामला चालू किया गया तब उनके कान खड़े हुए कि अरे ये तो गड़बड़ है, तो आग तो अपने घर तक पहुंच गई है, कल को हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, तो इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये दो कारण है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि आरएसएस और बीजेपी ये क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त क्यों करना चाहती है या उसको प्रभावहीन क्यों करना चाहती है। इसका ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब हमारे पास में होना चाहिए। तो आरएसएस ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि आरएसएस को ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करना है। ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संविधान को बदलना होगा। संविधान को बदलना इतना आसान काम नहीं है। उस संविधान को बदलने के लिए निरंकुश सरकार चाहिए, और निरंकुश सरकार तब हो सकती है जब भारत में किसी एक पार्टी की ही सत्ता हो और बाकी कोई उसका विरोध करने वाली पार्टियां ना हो। तो टॉप का उद्देश्य क्या है? ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करना। ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संविधान बदलना होगा। संविधान बदलने के लिए निरंकुश सरकार चाहिए, और निरंकुश सरकार के लिए क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना होगा। तब जाके ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा, जिसे वो तथाकथित हिंदू राष्ट्र कहते हैं। तो ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के तहत वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये आरएसएस का षड्यंत्र है कि वो भारत में ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है। क्योंकि इतिहास में ब्राह्मणों का राष्ट्र रहा किसी जमाने में, और आज वर्तमान के ब्राह्मण अपने उनके जो पुरखे थे, उन पुरखों का जो ब्राह्मण राष्ट्र था वो ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। दूसरी तरफ फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा के अनुयायी है,
वे समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित भारत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं और वो भी अपने महापुरुषों के सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। इस तरह इन दो विचारों के बीच में मामला चल रहा है। अभी जो दो विचारधारा है वो इनके बीच में मामला चल रहा है, तो इसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो क्षेत्रीय पार्टियां है, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां है उन क्षेत्रीय पार्टियों का जो वोट बेस वोट है उनका वाला, वो तो SC ST OBC के लोग हैं और SC ST OBC फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए वो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वामन मेश्राम जी है, इनका अलग अपना अभियान चल रहा है। वो RSS के मुख्यालय पे रैली ले जा रहे हैं, वो डेली प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ब्राह्मणवाद को नंगा कर रहे हैं। डंके की चोट पर ब्राह्मणों को विदेशी बोल रहे हैं। अब अगर भारत में जो आम जनता है, वो आम जनता अगर ब्राह्मणों का समर्थन छोड़कर वामन मेश्राम के समर्थन में या बहुजनों के नेताओं के समर्थन में चली गई, तो फिर ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण कैसे करेंगे? ये उनके सामने चुनौती है। इसीलिए वो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, यानी क्षेत्रीय संगठनों को खत्म करना चाहते हैं। ये इसके पीछे का मेन कारण है। अब ये जो है ये RSS का षड्यंत्र है, बहुत भयानक षड्यंत्र है और जिसके खिलाफ में हम सबको मिलजुल कर लड़ना जरूरी है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी और के चंद्रशेखर राव और शरद पवार जी, इनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। हो सकता है ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, लेकिन ये मैसेज मैं जरूर देना चाहता हूँ और आप लोग भी इस वीडियो को, ये मैसेज वहां तक पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को शेयर करिएगा और वहां तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। वो मैसेज ये है कि यदि भारत में हम भारत को भाजपा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और उसके लिए जितने विपक्षी नेता है वो इकट्ठा आना चाहते हैं, तो उन लोगों को बुद्ध की उस शिक्षा का उपयोग करना होगा सफलता प्राप्त करने के लिए, जो बुद्ध ने अपने अनुयायियों को दी। आप बुद्धिज्म को माने चाहे मत मानो, वो कोई बंधनकारक नहीं है, लेकिन तथागत बुद्ध ने जो शिक्षा दी उस शिक्षा को अमल में लाना होगा। उसमें जो महत्वपूर्ण, इस पिन पॉइंटेड, इस काम के लिए जो महत्वपूर्ण दो शिक्षाएं है जो बुद्ध ने बताई, उसको अमल में लाना होगा। पहली है वो है लोभ और मोह माया का त्याग करना होगा। यदि हम भारत को भाजपा मुक्त बनाना चाहते हैं और विपक्षी जो नेता है वो अगर इकट्ठा आना चाहते हैं, इकट्ठा रहना चाहते हैं, विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में से लोभ और मोह माया को निकाल देना होगा। क्योंकि लोभ मोह माया को अगर रखेंगे, पैसों की लालसा रखेंगे, संपत्ति की लालसा रखेंगे, तो बीजेपी वाले फिर ईडी लगा देंगे, फिर CBI लगा देंगे, फिर IB लगा देंगे, फिर आप फंस जाओगे और फिर आपका जो भाजपा मुक्त भारत अभियान है वो अलग साइड में रह जाएगा, केवल अपनी बचाने के चक्कर में पड़ जाओगे, तो उद्देश्य तो तेल लेने चला जाएगा। तो इसलिए जो लोभ और मोह माया है, जो तथागत बुद्ध ने कहा कि लोभ मोह माया, इस तृष्णा से ग्रसित नहीं रहना चाहिए। इस लोभ मोह माया को छोड़ना होगा, तब जाके विपक्ष को एकजुट करने से सफलता मिलेगी। ये पहला काम करना होगा। अब तथागत बुद्ध की जो दूसरी शिक्षा है वो है आसक्ति का नहीं होना चाहिए। अब ये आसक्ति क्या है? आसक्ति का मतलब है कि हम अच्छे उद्देश्य के लिए या किसी अच्छे कार्य को तन मन धन से कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें पद व प्रतिष्ठा की लालसा है कि हाँ हम ये काम करेंगे, उद्देश्य अच्छा है, उस राह पर चलेंगे, लेकिन बदले में मन में, अपने चित्त में इस बात को रखना कि बदले में मुझे ये पद या प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, उसे कहते हैं आसक्ति। ये आसक्ति मन में नहीं होनी चाहिए, ये आसक्ति चित्त में नहीं होनी चाहिए, ये तथागत बुद्ध ने कहा। तो इस आसक्ति का त्याग करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी है, KCR जी है और शरद पवार जी है। मान लीजिए कि तीनों नेता है भारत में जो कि भाजपा मुक्त भारत अभियान के इसमें लगे हुए हैं और बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इन तीनों नेता ये अच्छे उद्देश्य में लगे हुए, भाजपा मुक्त भारत अभियान, ये विपक्ष को एकजुट करना चाहते, अच्छी बात है, ये भारत का विकास करना चाहते, अच्छी बात है। लेकिन अगर तीनों के मन में ये भावना है कि भाजपा मुक्त भारत तो करना है, लेकिन वो अगर मन में ये सोच रहे हैं कि फिर मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, तो ये क्या है? ये आसक्ति। इस आसक्ति को खत्म करना होगा। क्यों?
क्योंकि आपका उद्देश्य तो इस आसक्ति को खत्म करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य भाजपा मुक्त भारत का निर्माण करना है, प्रधानमंत्री बनना नहीं। अगर प्रधानमंत्री बनना मन में अगर रखोगे तो फिर भाजपा मुक्त भारत अभियान नहीं चला सकते। दो में से कोई एक चीज रखनी पड़ेगी ना। दोनों साथ में लोगे तो फिर नीतीश कुमार जी बोलेंगे मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, केसीआर बोलेंगे मुझे बनाओ, शरद पवार बोलेंगे मुझे बनाओ, तो विपक्ष के एकजुट का क्या है? वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, फिर भाजपा का नियंत्रण। तो ये जो बुद्ध का ये जो प्रवचन है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये इस सिचुएशन पर फिट बैठता है। और ये हमारे अन्य कार्यकर्ताओं के लिए भी है कि हम काम करते, बुद्धिज्म का करते, बाबा साहब का करते, वगैरह वगैरह करते, नहीं फिर बदले में मेरे को ही फिर पद मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। अरे तो पद और प्रतिष्ठा मिलना है, ये तुम्हारा उद्देश्य थोड़ी था। बुद्धिज्म का प्रचार करना उद्देश्य है, फिर पद प्रतिष्ठा के लिए मरे जा रहे हो। उसी तरह शरद पवार है, नीतीश कुमार है, केसीआर है, तीन लोगों से कहना है कि आपका उद्देश्य भाजपा मुक्त भारत बनाना है, तो भाजपा मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य पर ही अडिग रहना। बीच में ये बात नहीं आनी चाहिए मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की, मैंने काम किया, तो मुझे बनाओ। अगर ये मन में रखते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके चित्त में ये आसक्ति जो है उसका गंदगी है, ये नहीं होनी चाहिए। बल्कि आपने ये सोचना चाहिए कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा, सबसे ज्यादा परिश्रम करूंगा, सबसे ज्यादा मैं अपना बुद्धि हुनर समय का उपयोग करूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम प्रधानमंत्री बनाओ नहीं बनाओ वो मेरा कोई मैटर नहीं है। भाजपा मुक्त भारत का निर्माण करना ये मेरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके तहत अगर ये विपक्ष में एकजुट हुए नेता ये बुद्धिज्म की इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं कि लोभ और मोह माया नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अगर बुद्ध की इन दो ही शिक्षा को अमल में लाते हैं, अपने जीवन में अमल में लाते हैं, तो इस देश में भाजपा मुक्त भारत का निर्माण हो सकता है। तो मैं तो यही इन सभी विपक्ष में जो नेता इकट्ठा होना चाहते हैं तो उनसे मैं यही आशा करूंगा कि वे कम से कम पूरा बुद्धिज्म लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बुद्ध के केवल इन दो प्रवचनों को या इन दो सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल में लाए तो सफलता मिलना पक्का है। पहला है लोभ और मोह माया के चक्कर में ना पड़े, और दूसरा है मन में किसी प्रकार की आसक्ति ना रखे। तो यही मैं मैसेज देना चाहता था साथियों, और मैं चाहता हूं कि ये जो बात कही है इसे भारत के जो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, बुद्धिज्म के नेता है, वे इन राजनीतिक नेताओं को बुद्धिज्म के ये जो शिक्षा दी है तथागत बुद्ध ने उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से विश्लेषण करके उसे समझा सकते हैं। मेरे अलावा भारत में तो और भी बुद्धिज्म के जानकार लोग हैं, वे मैसेज दे, बुद्ध की इस शिक्षा का मैसेज दे ताकि नेताओं तक ये बात पहुंचे और नेता जो है अपने मन में धन और लोभ मोह माया इसके और आसक्ति इन चीजों को छोड़ दे और इस देश को एक विकास की राह पर ले जाने का काम करे। और इसके लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस मुद्दे पर अधिक से अधिक जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो इस पे वीडियो बनाए ताकि मेरा वीडियो अगर नहीं पहुंच पाए तो आपका तो वीडियो पहुंच जाए। आपका बताने का तरीका मुझसे भी बेहतरीन हो सकता है। कुल मिला के उन नेताओं तक ये मैसेज जाना चाहिए कि इन दो बातों को छोड़ना होगा, तब जाके सफलता मिलेगी। तो ये बुद्धिज्म की राह है जिसके ऊपर चलकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तथागत बुद्ध दुनिया में ऐसे ही प्रचारित नहीं हुए। चलिए, लेकिन इस मैटर पे कभी और बात करेंगे डिटेल में, आसक्ति और धन संपत्ति की लालसा और बुद्ध दुनिया में कैसे गए। लेकिन आज के इस मुद्दे पर इतना ही कि जो विपक्ष में एकजुट होना चाहते हैं बहुजन समाज के नेता और सफल होना चाहते हैं, उस सफलता के लिए बुद्ध के इन दो सिद्धांतों का अमल में लाना आवश्यक है। आशा करता हूं कि ये बात उन नेताओं तक पहुंचेगी और उन नेताओं के चित्त में परिवर्तन होगा और बहुजन राष्ट्र का निर्माण करने में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम।